तो कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल में, जहां जूही की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इतनी खराब है कि उसकी मौसी भी बता देती है कि तुम्हारी मॉम अब बचेगी नहीं। अपनी मौसी की ये बातें सुनकर जूही को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। वो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए उसने अपना स्कूल तक छोड़ दिया। अब वो पूरा दिन अपनी मॉम के पास बैठी रहती है। फिर हम यहाँ पर दो और पेशेंट को देखते हैं, जिनमें से एक पेशेंट हमेशा जूही से प्यार भरी बातें करती है, जिसे सुनकर जूही को भी अच्छा लगता है। पर एक रात उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। उस पेशेंट के जाने के बाद उसकी बेटी बहुत ज़्यादा रोती है। उसका रोना सुनकर जूली के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है एक दिन उसकी मॉम भी उन्हीं की तरह दूर चली जाएगी। फिर इसके बाद हम दादू से मिलते हैं, जिनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा बीमार है। वो भी जूही की तरह अपनी वाइफ का काफ़ी ध्यान रखता है, पर ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और हमेशा पर्दा बंद करके रखता है। एक दिन दादू अपनी वाइफ का नाखून ठीक से नहीं काट पा रहे होते, तो जूही से कहते कि क्या तुम मेरी वाइफ का नाखून काट सकती हो। जूही बिना किसी दिक्कत के उनकी वाइफ के नाखून काटने आ जाती है। यहाँ पर वो दादू को बताते कि आपको हमेशा पर्दे बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अंदर धूप नहीं आ पाएगी और ये सब दादी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दादू को इसकी बातें सही लगती है और ये अगले दिन से पर्दा खोल के रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 नकली पुलिस ऑफिसर गोरियो नाम के स्मगलर से बड़े प्यार से डायमंड मांग रहे होते हैं, पर गोरियो अपने आदमी को बुलाकर इन सब पे गोलियां चला देता है। इस गोलीबारी में एक गोली ऑफिसर के कान में जाकर लग जाती है और 2-3 गोलियां गोरियो के शरीर में जाकर लग जाती है, पर जख्मी होने के बाद भी वो कैसे न कैसे बचकर भाग जाता है। इसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां जूही दादू के वाइफ के सामने गुजर रही थी, लेकिन तभी वो दादी जूही को अपने पास बुला लेती है और इमोशनल होकर कहती है, मीजुंग मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। दरअसल जूही को देखकर इन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी यहाँ पर दादू भी पहुँच जाते हैं। यहाँ दादी अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो हमारी बेटी वापस आ गई है। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए इनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर अचानक से वो जूही को अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जूही सुसाइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। जूही अपनी मॉम को अपने सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहती, पर डर के कारण वो सुसाइड नहीं कर पाती। फिर जूही यहाँ पर उसी गोरिया स्मगलर को जख्मी हालत में जाते हुए देखती है। उस स्मगलर का बैग यहीं पर गिर जाता है और जूही उस बैग को उठा लेती है। इस बैग के अंदर एक गन रखा होता है, जिसमें हीरे छुपा कर रखे हुए हैं। वो 3 नकली पुलिस ऑफिसर इसी हीरो को ढूंढ रहे हैं। जूही इस गन के बारे में किसी को नहीं बताती और इसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वही 3 नकली पुलिस ऑफिसर इसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहीं दादू को पता चल गया है कि जूही के पास एक गन आ चुकी है। वो उससे थोड़ी देर के लिए गन मांगता है और उस गन को घुमाकर उसे वापस दे देता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी दादू कहते मुझे मालूम है कि तुम छत पर सुसाइड करने गई थी। जूही कहती कि हाँ मैं गई थी, क्या करती, मेरी जिंदगी वैसे भी नरक बन चुकी है। तब दादू से समझाते कि तुम चली जाओगी तो तुम्हारी मॉम का ध्यान कौन रखेगा, अपने लिए ना सही तो अपने मॉम के लिए जियो, जिंदगी ऐसे मत खत्म करो। ये सुनकर जूही काफी इमोशनल होकर रो पड़ती है। फिर दादू कहते कि हम इस गन को पुलिस के हवाले कर देंगे। इसके बाद 3 नकली पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि गोरियो अब मर चुका है, लेकिन यहाँ की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के जरिए इन्हें मालूम पड़ गया है कि वो हीरे वाली गन जूही के पास है। इन तीनों में से एक बंदा अपने साथी को कहता है कि तुम जाकर गाड़ी में आराम करो, मैं जाकर उस गन को लेकर आता हूँ। फिर अंदर आकर वो जूही को बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, लाओ वो गन मुझे दे दो। पर जूही को इस आदमी पे शक हो जाता है और ये गन देने से मना कर देती है, मगर ये बंदा गन लिए जाएगा नहीं, तो जबरदस्ती करके गन को छीन लेता है और जूही को अपने साथ लेकर जाने लगता है। पर बीच में दादू आ जाते हैं। तब ये बंदा कहता है, अरे बुढ़ा ज्यादा बीच में मत पड़, नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर ये बंदा नहीं जानता कि जिस बूढ़े आदमी से ये बात कर रहा है उसने अपनी जवानी के दिनों में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रखी थी। वो एक ही सेकंड में इस बंदे का जबड़ा तोड़ के रख देते हैं और यहाँ दादू की औसम फाइटिंग स्किल देखकर जूही भी काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने बंदे का जबड़ा ठीक करने एक चश्मे वाले बंदे के पास आ जाते हैं, जो डॉक्टर भी है और फाइटर भी। लेकिन इससे पहले ये चश्मे वाला बंदा इनसे पूछता है कि तुम्हारे साथी की हालत किसने की। तब ये लोग कहते कि एक चोटी वाले बूढ़े आदमी ने। फिर ये बंदा दादू से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है। इसकी बातों से लगता है कि ये दादू को पहले से जानता है। ये दादू को कहता है कल तुम मुझे हॉस्पिटल के बाहर मिलना, अगर नहीं आए तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। फिर अगले दिन दादू जूही को पुलिस स्टेशन भेज देते हैं और बोलते कि घबराना मत, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। इसके बाद ये चश्मे वाले बंदे के पास आ जाते हैं और यहाँ पर हमें दादू का एक राज पता चलता है। दादू असल में अपनी जवानी के दिनों में एक गैंगस्टर हुआ करते थे
और ये बंदा भी गैंगस्टर था जिसने दादू की वाइफ के सामने इन्हीं की बेटी मियूंग की जान ले ली थी। तभी से इनकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी। दादू को लगता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर वो गैंगस्टर नहीं होते तो आज उनकी मियूंग जिंदा होती। ये बंदा दादू से मिलने इसलिए आया है ताकि ये अपना बदला ले सके, क्योंकि दादू ने अपनी जवानी में इसकी एक आँख फोड़ दी थी। इसी की वजह से वो हमेशा चश्मा पहन के रखता है और ये अपने साथ 2 चाकू लेकर आया है क्योंकि इसके पास तलवार खरीदने के पैसे ही नहीं थे। फिर इन दोनों में खतरनाक चाकूबाजी होती है। दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे थे। करीब 4 घंटे तक चली लड़ाई एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जिसमें दादू को पेट में चाकू लग जाता है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, मगर यहाँ पर वही 3 नकली पुलिस ऑफिसर होते हैं जो जूही को किडनैप करके उससे गन छीन लेते हैं और इन्हें इस गन में डायमंड मिल जाता है। अब ये तीनों चैन की जिंदगी जिएंगे, लेकिन तभी इन्हें उसी चश्मे वाले बंदे का मैसेज आ जाता है जो इन्हें एक जगह पर आने को कह रहा है। ये लोग तुरंत जूही को कार में बिठाकर वहीं पर जाने लगते हैं, पर तभी एक कार आकर इन लोगों की कार को ठोक देती है और इस मौके का फायदा उठाकर जूही यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी वो बंदा जूही को मारने वाला होता है, मगर पीछे से दादू इसे गन से उड़ा देते हैं। यानी दादू ने इस चश्मे वाले बंदे को ठिकाने लगा दिया है और उसी के मोबाइल से मैसेज करके इन तीनों को यहाँ पर बुलाया ताकि वो जूही को बचा सके। तभी अचानक से दूसरा बंदा इन पर गोलियां बरसाने लग जाता है। बीच में जूही डर के मारे बैठी होती है। दादू उसे आवाज लगाते कि सामने से हट जाओ, लेकिन वो नहीं सुनती। तब दादू उसे अपनी बेटी का नाम लेकर बोलते हैं, मीजुंग सामने से हट जाओ। तब वो सामने से हटती है और दादू तुरंत उस बंदे पे गोली चला देते हैं। फिर तीसरा बंदा कार से बाहर निकलता है। वो अपनी कोक की बोतल कार के ऊपर रखकर अपने साथी के पास आ जाता है। इसका साथी कहता है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तब ये कहता है, चल बे, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। ये अपने साथी को तड़पता हुआ छोड़ देता है। फिर बाद में इस बंदे की मौत भी हो जाती है। अब क्योंकि इस बंदे के दोनों साथी मर चुके हैं, इसका मतलब ये हीरे का अकेला मालिक बन चुका है। ये खुशी के मारे बहुत ज्यादा हंस रहा था। तभी जूही इसके सामने गन तान देती है और ये बंदा भी उसके सामने गन तान देता है। सबसे पहले ये बंदा अपनी गोली चलाता है, मगर सूरज की चमक की वजह से इसका निशाना चूक जाता है। इसके तुरंत बाद जूही गन चलाकर उसका हाथ अलग कर देती है। फिर इसके बाद दादू अपनी गन से इस बंदे का खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद मूवी का लास्ट सीन आता है जहाँ पर दादू अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। यहाँ पर दादू जूही से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन नाम बताने से पहले ही दादू दुनिया से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ना तो मूवी के शुरुआत में कोई खुश था और ना मूवी के अंत में कोई खुश हो पाया। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे।